जात न पूछो साधु की तो फिर क्या पूछें, पूछ लीजिए काम। यही बात क्या सीकर लोकसभा क्षेत्र में इन दिनों चर्चा में है? क्या सीकर लोकसभा क्षेत्र में फिर तीसरी बार भगवा लहराएगा या फिर लाल लाल लहराएगा और अमरा दिल्ली जाएगा? इसी तरह के अनेक सवाल सीकर लोकसभा क्षेत्र में इन दिनों उबल रहे हैं। सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है और इस बीच चर्चा ये भी है कि क्या कांग्रेस ने केवल 35,000 वोटों के आगे समर्पण कर दिया? आखिर क्या है इतिहास सीकर लोकसभा क्षेत्र का? आखिर सीकर लोकसभा क्षेत्र एक जाट बहुल क्षेत्र और या कहिए कि लोकसभा में केवल जाटों का प्रतिनिधित्व यहां कब से होने लगा? क्या यहां ब्राह्मण और महाजन अर्थात बनिए क्या ये भी कभी जनप्रतिनिधि रहे हैं? अनेक सवाल हो सकते हैं और इस समय की ताजा राजनीतिक गणित क्या कहती है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में आज खास चर्चा सीकर लोकसभा क्षेत्र की। जी हां, सीकर लोकसभा क्षेत्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उम्मीदवार बनाया स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को। लगातार तीसरी बार वे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने ये सीट छोड़ दी है गठबंधन के नाते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, सीपीएम के लिए कांग्रेस ने ये सीट छोड़ दी है और अमरा राम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस लोकसभा क्षेत्र की गणित कैसी है। क्या यहां पर सुमेधानंद सरस्वती हैट्रिक लगा सकते हैं? क्या यहां फिर से भगवा लहराने वाला है? या फिर जैसा मैं कह रहा था कि लोगों में चर्चा ये भी है कि लाल लाल लहराएगा, क्या अमरा दिल्ली जाएगा? आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुछ मिनटों में हम करते हैं पड़ताल तमाम विषयों की। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्वामी सुमेधानंद सरस्वती यहां मोदी लहर पर सवार होकर फिर से तीसरी बार संसद में जाना चाहते हैं और चर्चा भी यही है कि स्वामी जी को यदि किसी का सबसे बड़ा सहारा है तो वो है मोदी लहर का। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच क्या चर्चा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा ये है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए काम। आखिर उन्होंने पिछले 10 वर्ष में क्या विकास के काम करवाए हैं और वो काम जनता अब पूछने लगी है। मोदी लहर अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है और उसके सहारे लगता भी है कि स्वामी सुमेधानंद सरस्वती की नैया पार लग जाएगी। लेकिन उनको जब वो क्षेत्र में जा रहे हैं तो बहुत से कठोर सवालों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, उसमें यह विषय निकलकर आ रहा है कि स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के सामने बड़ा यक्ष प्रश्न ये आ रहा है, बार बार में आ रहा है कि आखिर 10 वर्ष में आप कितने कार्यकर्ताओं से संपर्क कर पाए? आखिर आपने विकास के कितने काम करवाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के साधारण सामान्य कार्यकर्ताओं को स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के द्वारा पिछले 10 वर्ष में कराए गए कोई 10 बड़े विकास के काम याद हैं? हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इन 10 वर्षों में जो 2 बड़े काम विकास के यहाँ हुए हैं, एक मेडिकल कॉलेज का खुलना एक बड़ा विषय है और दूसरा रेलवे की जो बात की जाती है उसमें भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़े काम हुए हैं। लेकिन जब रेलवे के कामों की हम पड़ताल करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से जब चर्चा होती है तो लोगों का ये भी कहना है कि जो रेलवे के काम हुए हैं वे खास तौर पर सीकर शहर में काम हुए हैं। आज भी इस लोकसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा स्थान ऐसा है, बहुत से स्थान ऐसे हैं जो आज भी रेलवे की पटरियों की बाट जो रहे हैं। जी हाँ, अजीतगढ़ और इसके आसपास का क्षेत्र भी इससे अछूता है और वहाँ निश्चित रूप से ये चर्चा भी है। चर्चा ये भी है कि जो गांव सांसद ने गोद लिया आखिर उसकी क्या स्थिति है। चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आखिर इस चुनाव में सीकर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार की कमान
किसने संभाल रखी है। चर्चा ये भी है कि राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। तो आखिर प्रदेश स्तर पर योजना रचना बनाने की जिम्मेदारी इस समय किसके हाथ है। और वो भी प्रश्न तब और बढ़ जाता है जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय प्रदेश संगठन महामंत्री भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पिछले 6 महीने में सीकर जिले ने 2 नए जिलाध्यक्ष देख लिए हैं। आखिर सीकर की राजनीति में ऐसी क्या उठापटक आ गई, आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि 6 महीने के भीतर 2 जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को देखने पड़ रहे हैं। और खास तौर पर बात तब की जबकि चुनाव हो रहा है। उस चुनाव के समय पर यदि कोई नया जिला अध्यक्ष आता है, उसे अपनी कार्यकारिणी बनानी होगी, उसे पूरे जिले में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार करना होगा, उसे केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगा। तो क्या ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के भीतर मच रही छटपटाहट का परिणाम तो नहीं है। अब बात करें भारतीय जनता पार्टी के सामने जो उम्मीदवार हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अमराराम। आखिर कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़कर केवल 35,000 के आसपास वोट प्राप्त करने वाले कामरेड अमराराम की झोली में कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकट डाल दी, या कहिए कि गठबंधन के नाते ये सीट छोड़ दी। चर्चा ये भी चल रही थी कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा सुमेधानंद सरस्वती के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा ये भी थी कि क्या कांग्रेस पार्टी यहां से किसी पैराशूट को उम्मीदवार बना सकती है। चर्चा ये भी थी कि कांग्रेस पार्टी खुद अपना उम्मीदवार उतार कर और भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। चर्चा ये भी थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2019 और 2024 तक जिस तरीके से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को उम्मीदवार बना रही है, क्या चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं बदला तो कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मौका गंवा दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में इतना साहस नहीं था कि इस मोदी लहर के खिलाफ खड़े होकर वे चुनाव लड़ने का दम अपने कार्यकर्ताओं को दिखा सकें। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से यहां बैकफुट पर आई है और उनके बड़े नेता भी ये समझा जा सकता है कि हो सकता है संभावित हार के डर से बचने के लिए ये सीट उन्होंने कम्युनिस्टों की झोली में डाल दी हो। बहरहाल जब चर्चा करते हैं कागजों पर आंकड़ों की, वहां बात कुछ अलग नजर आती है। ये जो बात मोदी लहर की है, ये जो बात राम मंदिर की है, ये जो बात अनुच्छेद 370 के हटने की है, ये बात अलग है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? बात करेंगे सीकर लोकसभा क्षेत्र के आंकड़ों की, इसके इतिहास की। लेकिन उसके पहले एक थोड़ी सी बात इस बात की भी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार अभियान चल रहा है सीकर लोकसभा क्षेत्र में, उसकी कमान किसके हाथ में है, उसमें कौन से चेहरे दिख रहे हैं। जो चेहरे लगातार वर्षों से दिख रहे थे, क्या वे इस चुनाव में भी उतने ही सक्रिय हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये चर्चा है कि इस बार किसी नए व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए था? क्या चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता इस चुनाव प्रचार अभियान से थोड़ा दूरी बनाए हुए है? क्या फिर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नैया केवल जो मूल वैचारिक संगठन हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम तरह के जो आनुषंगिक संगठन हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी वापस एक बार उन पर निर्भर होने लगी है? क्या यहाँ वो जो बयान स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का था कि एक जाट बोर्डिंग से गुंडे बदमाश निकलते हैं, क्या गुल खिलाने वाला है? क्या जातिगत ध्रुवीकरण किसी एक दल के पक्ष में होने वाला है? तमाम तरह के सवाल सीकर लोकसभा क्षेत्र की राजनीतिक फिजाओं में इस समय गूंज रहे हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि हम चर्चा करेंगे इस सीट के इतिहास की कि ये सीट आखिर एक प्रकार से जाट सीट कब से बनी। तो देखिए, इसका जो इतिहास है वो 1980 से पहले का और 1980 के बाद का जो इतिहास है वो थोड़ा हमारे को समझना पड़ेगा। सीकर लोकसभा क्षेत्र एक जाट सीट के रूप में 1980 में एक प्रकार से स्थापित होना प्रारंभ हुई थी। 1980 में कुंभाराम आर्य
यहाँ से चुनाव लड़े थे जनता पार्टी सेक्युलर से और वो सांसद बने थे। लेकिन यदि हम इस सीट को देखते हैं 1952 से, तो आपको हो सकता है आज 2024 में आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि सीकर लोकसभा क्षेत्र से सांसद क्या कोई ब्राह्मण हो सकता है? जी हाँ, 1952 का जो पहला लोकसभा चुनाव था उसमें सीकर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे नंदलाल शर्मा। जी हाँ, नंदलाल शर्मा राम राज्य परिषद से उम्मीदवार थे और उन्होंने वो चुनाव जीता। उसके बाद 1957 और 1962 के जो 2 लोकसभा चुनाव हुए, उन दोनों लोकसभा चुनाव में रामेश्वर टाटिया कांग्रेस पार्टी से थे और वे सांसद बने सीकर क्षेत्र से। 1967 के चुनाव की बात की जाए तो 1967 में जनसंघ से गोपाल साबू सीकर से सांसद बने। 1971 में फिर से कांग्रेस पार्टी ने यहां परचम फहराया, लेकिन उस समय भी कोई जाट नेता नहीं था। 1971 में श्री कृष्ण मोदी यहां से सांसद बने। 1977 में जनता पार्टी के जगदीश प्रसाद माथुर सीकर से सांसद बने और उसके बाद 1980 से ये स्थिति बदलने लगती है और 1980 में आते हैं कुंभाराम आर्य जनता पार्टी सेक्युलर से। 1984 में बलराम जाखड़ कांग्रेस पार्टी से यहां से सांसद बनते हैं और फिर कुछ समय के लिए सीकर की जो सीट है वो देश भर में चर्चित सीट हो जाती है, हॉट सीट हो जाती है, क्योंकि यहां से 84 में बलराम जाखड़ सांसद बनते हैं कांग्रेस पार्टी से। 1989 में जनता दल से चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल जिनको कहा जाता था, बड़ा नाम राजनीति में उस दौर में लिया जाता था, चौधरी देवीलाल 1989 में यहां से सांसद बने। 1991 में फिर से कांग्रेस पार्टी से बलराम जाखड़ ने चुनाव लड़ा और यहां से सांसद बने। 1996 में डॉक्टर हरि सिंह यहाँ से सांसद बनते हैं और 1998, 99 और 2004 लगातार 3 बार यहाँ से सांसद बनते हैं सुभाष महरिया भारतीय जनता पार्टी से। 2014 में उनका टिकट कटा, लेकिन उसके पहले 2009 में कांग्रेस पार्टी से महादेव सिंह ने सुभाष महरिया को चुनाव हरा दिया था। वहां से सुभाष महरिया की राजनीति थोड़ा ढलान पर आने लगी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया। वो फिर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती 2014 में यहाँ से सांसद बने। 2019 में स्वामी सुमेधानंद यहाँ से सांसद बने और इस बार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमराराम और स्वामी सुमेधानंद सरस्वती में सीधा मुकाबला है। एक महत्वपूर्ण बात की तरफ और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये पिछले लगभग 3 दशक में पहला ऐसा चुनाव है, ध्यान दीजिएगा, 3 दशक में पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में सुभाष महरिया की कोई विशेष भूमिका नजर नहीं आ रही, न बीजेपी में न कांग्रेस में। क्योंकि 2014 में जब सुभाष महरिया का टिकट कटा, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने प्रताप सिंह जाट को उस समय टिकट दिया था और 2019 में सुभाष महरिया कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव वो लड़ रहे हैं 90 के दशक से। लेकिन इस बार अभी लक्ष्मणगढ़ से विधानसभा चुनाव उन्होंने हरा और चुनाव हारने के बाद में लगभग ये कहा जा रहा है कि इस बार उनकी उतनी कोई बड़ी भूमिका इस चुनाव में नजर नहीं आ रही है। अब बात करेंगे पिछले 4 लोकसभा चुनाव में सीकर की क्या स्थिति रही। तो 2019 में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और सुभाष महरिया सीधी टक्कर थी आमने सामने की। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को वोट मिलते हैं 7,72,104 और कांग्रेस पार्टी से सुभाष महरिया ने चुनाव लड़ा था, उनको वोट मिले थे 4,74,948। भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव 2,97,156 वोटों से जीत लिया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात ये है कि 2019 में अमराराम ने, जो इस समय गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था और उनको वोट आए थे केवल 31,462। जिस बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था, क्या अमराराम इस बार चुनाव उस आत्मविश्वास के साथ लड़ पाएंगे, जबकि पिछले चुनाव में उनको वोट मिले थे केवल 31,462। 2014 के चुनाव की बात करें, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को पहली बार टिकट मिला था, मोदी लहर उस दौर में थी और कांग्रेस पार्टी ने प्रताप सिंह जाट को टिकट दिया था, सुभाष महरिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो 2014 के चुनाव में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को वोट मिले थे 4,99,428। प्रताप सिंह जाट कांग्रेस को वोट मिले थे 2,60,232।
और सुभाष महरिया निर्दलीय के रूप में मैदान में थे, उनको वोट मिले थे 1,88,841 और उस समय भी कामरेड अमराराम ने चुनाव लड़ा था। उस समय अमराराम को वोट मिले थे केवल 53,134। भारतीय जनता पार्टी के सुमेधानंद सरस्वती ने यह चुनाव जीत लिया था 2,39,000 वोटों से, जबकि त्रिकोणीय मुकाबला था। और अमराराम की परफॉर्मेंस आप देखते जाएं, 2019 में 31,400 वोट मिले, 2014 में 53,134 वोट मिले, 2009 में जो चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुभाष महरिया थे, कांग्रेस की तरफ से महादेव सिंह थे। महादेव सिंह को उस चुनाव में वोट मिले 3,24,832 और सुभाष महरिया को वोट मिले थे केवल 1,75,386। उस समय अमराराम ने अच्छे खासे वोट लिए थे, अमराराम को वोट मिले थे उस समय 1,61,590। तो ये समझा जा सकता है कि उस समय महरिया का जो वोट था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया था अमराराम की तरफ और कांग्रेस के महादेव सिंह ने चुनाव जीत लिया था 1,49,426 वोटों से। 2004 में जो चुनाव था उस समय सुभाष महरिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, 3,67,546 वोट उनको मिले थे। कांग्रेस की तरफ से कद्दावर नेता नारायण सिंह मैदान में थे, उनको वोट मिले थे 3,12,863 और अमराराम को उस चुनाव में भी वोट मिले थे केवल 66,241। उस समय सुभाष महरिया ने चुनाव जीता था 54,683 वोटों से। ये जो पिछले चार लोकसभा चुनावों की हमने जो चर्चा की, इस चर्चा में एक बात समझ में आ रही है कि कामरेड अमराराम चुनाव लगातार लड़ रहे हैं, एक भी चुनाव छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन एक भी चुनाव में वे जीत के आसपास नहीं पहुंच पाए और उनके कार्यकर्ता हर बार नारा लगाते हैं कि लाल लाल लहराएगा, क्या अमरा दिल्ली जाएगा? संभावना कम है, राह कठिन है, पथ दुर्गम है, क्योंकि सामने मोदी लहर है, सामने भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन के कार्यकर्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, अमराराम के सामने एक बड़ी दुविधा इस समय ये भी है कि धोद में वे थोड़े मजबूत हैं, दातारामगढ़ में जहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं वहां नारायण सिंह का जो परिवार है कांग्रेस की कमान संभाले हुए है। क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अमराराम को वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे लोकसभा क्षेत्र में सब जगह काडर है, सब जगह कार्यकर्ता हैं, सब जगह पदाधिकारी हैं, लेकिन कम्युनिस्टों के पास में, कामरेडों के पास में पूरे जिले में मुझे नहीं लगता कि न उनके पास में काडर होगा, न उनके पास कार्यकर्ता होंगे। और जैसा मैं कह रहा था, दातारामगढ़ जैसे क्षेत्र में जहां कम्युनिस्ट और कांग्रेस भी आमने सामने रहती है, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां अमराराम के लिए वोट मांगने जाएगा? क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां अमराराम के लिए एजेंट बनकर बैठेगा? एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है इस सवाल के भीतर अमराराम फंसने वाले हैं। इस सवाल के भीतर ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों का गठबंधन है, ये फंसने वाला है। इस सवाल के भंवर में से जब अमराराम निकलेंगे नहीं तो क्या फिर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती हैट्रिक लगा पाएंगे? संभावना पूरी नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आत्मसमर्पण कर दिया सीकर की सीट पर और एक प्रकार से इसलिए ये सीट आसान सीट बन गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहां एक बात समझने की और आवश्यकता है कि सीकर का जो लोकसभा क्षेत्र है ये बनता है 8 विधानसभा क्षेत्रों से। 8 विधानसभा क्षेत्र वैसे सीकर जिले में भी आते हैं, लेकिन सीकर जिले की जो फतेहपुर विधानसभा सीट है वो चली गई है झुंझुनू में। तो जो झुंझुनू में गई फतेहपुर, उसकी जगह चोमू विधानसभा क्षेत्र सीकर लोकसभा क्षेत्र में आता है। चोमू विधानसभा क्षेत्र के अनेक कार्यकर्ताओं से मेरी चर्चा हुई, दावेदारों को लेके, प्रत्याशियों को लेके और उनके कामकाज को लेके, तो कहीं ना कहीं चोमू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में एक बात गहराई तक बैठी हुई है कि वे जयपुर जिले में आते हैं और सीकर के जो सांसद हैं उनका थोड़ा सा ध्यान जो है वो कम रहता है, अनदेखी की जाती है चोमू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ, चोमू विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ उतना सजीव सतत संपर्क यहाँ के सांसद चोमू के क्षेत्र में नहीं रख पाते। ये भी एक बात देखने को, सुनने को मिलती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्टों का ये जो गठबंधन है ये एक बेमेल सा गठबंधन लग रहा है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि धोद में पेमाराम
अमराराम के पक्ष में अच्छा खासा मतदान करवा सकते हैं। दातारामगढ़ में एक दुविधा की सी स्थिति मुझे नजर आती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करने वाले हैं, लेकिन इनके अलावा जो बात करें कि अमराराम को और वोट अधिक कहां से मिल सकता है, तो सीकर शहर में उनको वोट मिल सकता है, अच्छी खासे मुस्लिम समाज के भी वोट वहां पर हैं। लेकिन श्रीमाधोपुर, नीम का थाना और खंडेला, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अच्छी लीड लेने वाली है। झाबर सिंह खर्रा ने भी कमान संभाल रखी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और कम्युनिस्टों पर जमकर वे हमला बोल रहे हैं। प्रारंभ में जो चुनाव, जब प्रारंभिक दौर में था चुनाव प्रचार, उस समय जरूर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को बहुत सी तकलीफों का, बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। वो खैर उनका कार्य करने का जो तरीका है उसके कारण हो सकता है कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क और संवाद उनका नहीं रह पाता उतना, उस कारण से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन क्या अमराराम के प्रति सहानुभूति है? लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं और एक भी चुनाव लोकसभा का जीत नहीं पाए हैं। या अमराराम के प्रति जो सहानुभूति है वो भारी पड़ने वाली है, या फिर मोदी लहर रहेगी मजबूत? इन चीज़ों का भी पता लगेगा। लेकिन साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण आंकड़े की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूँ। अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ, इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में जो कि सीकर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, इनमें कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है 6,86,571 वोट, और वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ वोट मिले हैं 6,74,273 वोट। अब इनके बीच का जो अंतर है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 12,364 वोट अधिक मिले हैं। लेकिन यदि यहाँ कम्युनिस्टों को मिले हुए, कामरेडों को मिले हुए वोट को यदि और हम जोड़ लेते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र, इस विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभा क्षेत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी को कुल वोट मिला है 96,697। अब यदि कम्युनिस्टों के वोट को कांग्रेस के साथ हम जोड़ देते हैं तो ये वोट जो है वो कुल मिलाकर हो जाता है 7,70,904। वहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट होता है 6,86,571। 84,333 वोट कांग्रेस और कम्युनिस्टों को अधिक मिलते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक इस बात की योजना बना रहे हैं कि इस 84,000 वोट का क्या इलाज किया जाएगा? ये वोट यदि मिल जाता है गठबंधन के नाते तो स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के लिए खासी मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन बात ये भी है कि ये वोट कम्युनिस्टों को तब मिला है जबकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट अलग अलग मिलकर अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। अब ये मिल जाते हैं तो क्या कांग्रेस का पूरा वोट शिफ्ट हो जाएगा कम्युनिस्टों की तरफ? जैसा मैं कह रहा था, दातारामगढ़ में क्या स्थिति बनती है समझने वाली बात होगी। इस लोकसभा क्षेत्र की एक एक विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव 2023 में किसको कितना मत मिला बात करेंगे। सबसे पहले सीकर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राजेंद्र पारिक को वोट मिले थे 97,161। भारतीय जनता पार्टी की रतन जलधारी को मिले थे 67,123 वोट। जब हमने पड़ताल की थी सीकर विधानसभा क्षेत्र में, जब हमने सर्वे भी किया था, उस समय भी बात ये आ रही थी कि किसी नए व्यक्ति को भाजपा को उम्मीदवार बनाना चाहिए, यदि नहीं बनाएंगे तो जीतना कठिन है, और वही हुआ। यहां ताराचंद धायल ने भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़ा और वोट लिए 40,782। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार गई 30,000 वोटों से। मतदान का प्रतिशत रहा था 72.73। बड़ा अंतर रहा, भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से 30,000 वोटों से सीकर की सीट हार गई। लक्ष्मणगढ़ का जो चुनाव था वो था बहुत ही हॉट सीट बनी हुई थी। कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस की तरफ से थे, 1,13,304 वोट उनको मिले। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुभाष महरिया सामने थे, उनको वोट मिले 94,334, और डोटासरा ने चुनाव जीता 18,970 वोटों से, और वोटिंग प्रतिशत यहाँ भी बहुत अधिक रहा, 76.47%। धोद की बात करते हैं। धोद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोवर्धन वर्मा चुनाव लड़ रहे थे, 85,543 वोट उनको मिले थे। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पेमाराम यहाँ थे, 72,165 वोट उनको मिले। जगदीश दानोदिया थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तीसरे नंबर पर रहे, 34,487 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के गोवर्धन वर्मा 13,378 वोटों से चुनाव जीत गए और मतदान का प्रतिशत रहा 71.94। दातारामगढ़ की सीट की बात करें, वीरेंद्र सिंह यहाँ से
कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, 99,413 वोट उनको मिले। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गजानंद कुमावत को यहाँ से टिकट दिया गया, 91,416 वोट उनको मिले। और कामरेड अमरा राम यहाँ से मैदान में थे, केवल 20,891 वोट मिले। देखिए आप, क्या विडंबना है कि विधानसभा चुनाव में केवल 20,891 वोट प्राप्त करने वाले अमरा राम को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। क्या पेमाराम इनसे मजबूत उम्मीदवार नहीं हो सकते थे? पेमाराम ने धोद में 72,000 वोट प्राप्त किए थे, 72,000 के ऊपर भारी पड़ गया 20,000 वोटों वाला ये एक नेता। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के यहाँ चुनाव जीत जाते हैं 7,997 वोटों से। बात करते हैं खंडेला की, सुभाष मील भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे, 1,14,236 वोट उनको मिले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से महादेव सिंह खंडेला उम्मीदवार थे, 71,597 वोट उनको मिले। और भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके बंशीधर बाजिया ने चुनाव लड़ा, मंत्री रहे हुए हैं, केवल 11,808 वोटों में वो सिमट गए। और भारतीय जनता पार्टी के सुभाष मील ने चुनाव जीता 42,639 वोटों से। बात करें श्रीमाधोपुर की, झावर सिंह खर्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, 81,080 वोट उनको मिले। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह को वोट मिले थे 66,621। और बलराम यादव ने निर्दलीय ताल ठोकी थी, यादव वोट लेकर गए, 41,588 वोट उनको मिले। झाबर सिंह खर्रा 14,459 वोटों से ये चुनाव जीत गए। मतदान का प्रतिशत 69.58% रहा। नीम का थाना में सुरेश मोदी कांग्रेस की तरफ से थे, 1,05,878 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेम सिंह बाजोर को वोट मिले 72,788 और सुरेश मोदी चुनाव जीत गए 33,090 वोटों से। चोमू की बात करें, चोमू में शिखा मील बराला कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, 85,746 वोट उनको मिले। भारतीय जनता पार्टी से एक लोकप्रिय नेता रामलाल शर्मा यहाँ थे, उनको वोट मिले 80,051। लेकिन छुट्टन यादव ने फिर से यहाँ से चुनाव लड़ा और यादव वोटों का ध्रुवीकरण किया, 42,369 वोट उनको मिले। ये चुनाव रामलाल शर्मा हार गए 5,694 वोटों से। ये गणित आप देख सकते हैं और इसके आधार पर ही मैं जो आपको कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को मिला दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी से 84,333 वोट अधिक उनको मिले थे। तो अब ये 84,000 वोटों का अंतर पहले ये पाटना पड़ेगा भाजपा को और उसके बाद कितने वोटों से जीत पाते हैं। क्या पूरा चुनाव मोदी के कंधों पर ही टिका है? क्या स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के चेहरे के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो इस चुनाव में टिकट की बाट जोह रहे थे, क्या वे उस जोश खरोश के साथ मैदान में नहीं हैं? क्या जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुमेधानंद सरस्वती से कड़े सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल में कितना जनसंपर्क किया, 10 साल में कितने कार्यकर्ताओं के नाम याद हुए, 10 साल में कितने गांवों में विकास की घोषणाएं पूरी हुई, क्या ये मुद्दे भारी रहने वाले हैं या भारी रहेगी मोदी लहर? आने वाला समय बताएगा। आपका सीकर लोकसभा क्षेत्र के ताजा राजनीतिक समीकरणों पर इस समय जो चर्चा चल रही है उस पर क्या कहना है? बहरहाल कांग्रेस पार्टी भी फंसी हुई है अमरा राम के इस चंगुल में। 20,000 वोट विधानसभा में लिए, किस तरह से उनका मॉरल बूस्ट होगा, उनके कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्ट होगा। और जो कार्यकर्ता कांग्रेस के कम्युनिस्टों के सामने चुनाव लड़ते हैं, क्या उनके एजेंट बनकर बैठेंगे? बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है इंडी गठबंधन भी, और इंडी गठबंधन और मोदी लहर के बीच है कड़ा मुकाबला। लेकिन लगता है कि फिर भी मोदी लहर थोड़ी भारी पड़ती हुई दिख रही है। जब चुनाव परिणाम आएंगे तो पता लगेगा। लेकिन आपका इस विषय में क्या कहना है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।